कुत्ते की पूंछ। लेखक परिचय। यशपाल प्रेमचंदोत्तर कथा साहित्य के एक समर्थ रचनाकार हैं। उन्होंने प्रेमचंद की विरासत की, न केवल रक्षा की, बल्कि उसे आगे भी बढ़ाया। यशपाल मूलतः प्रगतिशील आंदोलन की उपज हैं। यशपाल के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह रहा है कि उन्होंने संघर्षों और अभावों से लगातार जूझते हुए प्रगतिशील मूल्यों एवं आदर्शों के प्रति अपनी आस्था में कमी नहीं आने दी। सक्रिय राजनीति के क्षेत्र में उन्होंने आतंकवादी क्रांतिकारी दल के सदस्य के रूप में स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। साहित्य को उन्होंने सामाजिक वस्तु के रूप में स्वीकार किया। मार्क्सवादी कथाकार होने के नाते शोषित दमित मनुष्य के प्रति गहरी सहानुभूति और आत्मीयता तो यशपाल के साहित्य में विद्यमान है ही, लेकिन उनकी कहानियों में कहानी के विशिष्ट रचनातंत्र के कारण उनकी यह विशेषता अत्यंत प्रभावशाली और मार्मिक बनकर सामने आई है। यशपाल के कथा साहित्य की विषय वस्तु समर्थ और सारगर्भित है, जिसके अंतर्गत लेखक ने मानव जीवन के पूरे विस्तार को पौराणिक युग से लेकर आज तक समेटने और विश्लेषित करने का सराहनीय प्रयास किया है। यशपाल के प्रमुख उपन्यास हैं दिव्या, मनुष्य के रूप, झूठा सच, मेरी तेरी उसकी बात, दादा कॉमरेड, देशद्रोही, पार्टी कॉमरेड, अमिता, 12 घंटे, अप्सरा का शाप और क्यों फंसे। यशपाल ने लगभग 200 कहानियां लिखी हैं, जो उनके निम्नलिखित 16 कहानी संग्रहों में संग्रहित हैं। पिंजरे की उड़ान, वो दुनिया, तर्क का तूफान, ज्ञानदान, अभिशप्त भस्मावृत चिंगारी, फूलों का कुर्ता, धर्मयुद्ध, उत्तराधिकारी, चित्र का शीर्षक, तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ, उत्तमी की माँ, ओ भैरवी, सच बोलने की भूल, खच्चर और आदमी, भूल के 3 दिन। यशपाल की कहानियों में राजनीतिक सामाजिक विषयों से संबंधित कहानियां हैं और दार्शनिक मान्यताओं को प्रस्तुत करने वाली कहानियां भी। इनकी अधिकांश कहानियों में मनुष्य के अंतरंग बाहिरंग यथार्थ का मार्मिक चित्रण मिलता है। मानव जीवन को इतनी समग्रता से देखने, परखने और विश्लेषित करने वाला कहानीकार प्रेमचंद के बाद यशपाल ही हैं। एक गहरी अंतर्दृष्टि, व्यापक सूझबूझ, प्रखर मानवीय संवेदना एवं अद्भुत निरीक्षण क्षमता से युक्त रचनाकार ही ऐसी कहानियों की रचना कर सकता था, और कहना न होगा कि यशपाल की कहानियां उनकी रचनात्मक क्षमता का दस्तावेज हैं। कुत्ते की पूंछ यशपाल की एक महत्वपूर्ण कहानी है। यह सन 1951 में प्रकाशित वो दुनिया संग्रह में संग्रहित है। इसकी भूमिका में यशपाल ने इस संग्रह की कहानियों के संबंध में लिखा है, यह दुनिया विषमता से भर गई है, इस दुनिया का वैषम्य उस दुनिया में न होना चाहिए। इस दुनिया की कटुता से ही उस दुनिया की चाह उठती है, इसलिए दिल पुकार उठता है वो दुनिया। यद्यपि वो दुनिया का कोई स्पष्ट स्वरूप लेखक ने नहीं प्रस्तुत किया है, फिर भी यह कहा जा सकता है वो दुनिया को उसने समता और न्याय पर आधारित एक आदर्श समाज के रूप में परिकल्पित किया है, जो कहीं न कहीं मार्क्सवादी समाज की परिकल्पना को इंगित करता है। इस संग्रह की कहानियां आर्थिक विषमता, प्रेम सेक्स समस्या, सामाजिक धार्मिक रूढ़ियों एवं अंधविश्वासों से संबंधित हैं। जहां तक कुत्ते की पूंछ कहानी का सवाल है, इस कहानी में लेखक ने स्पष्ट किया है कि गरीबों पर दया दिखाने वाले कतिपय लोग मिल तो जाएंगे, लेकिन वे उनको निरीह एवं दया के पात्र के रूप में ही देखना चाहते हैं। उनकी दया उस समय क्रोध और घृणा में बदल जाती है जब गरीब समानता की भूमिका में आना चाहता है। जिस श्रीमती जी को हरीश के प्रति बिशु का व्यवहार गरीबी और मनुष्यता का अपमान लगता था, वही उसकी बढ़ती उम्र समझदारी एवं मानवीय व्यवहार के आग्रह से चिढ़ने लगती हैं। एक समय हरीश के लिए अपना वात्सल्य छलकाने वाली श्रीमती जी को हरीश में तमाम कमियां नजर आने लगती हैं। उनकी झल्लाहट और शिकायतें जानवर को मनुष्य की असफलता के कारण नहीं, बल्कि किशोर हो रहे हरीश की शारीरिक क्षमता का समुचित बना देने दोहन न कर पाने के कारण पैदा होती हैं। आधी रात को हलवाई की दुकान पर कम उम्र बच्चे को काम में जुटा हुआ देखकर उनके पिघले हुए स्वर में जो क्रोध परिलक्षित होता है, वह इतना सहज नहीं है जिन्हें मनुष्य की उदारता, करुणा और स्नेह वात्सल्य के रूप में देखा जा सके। यह सीधे सीधे मध्य वर्ग में छिपे स्वार्थ की अभिव्यक्ति है, जो आगे चलकर अपना वास्तविक रूप ग्रहण करता है। हलवाई की दुकान पर काम करने वाला हरुआ उन्हें भावी नौकर के रूप में दिखाई दे रहा था। दरअसल हरुआ श्रीमती के घर में रहते हुए जैसे जैसे व्यावहारिक जीवन से परिचित होता जा रहा था और उसकी चेतना का विस्तार हो रहा है, वैसे वैसे वह अपनी मनुष्यता के प्रति सजग भी हो रहा था।
श्रीमती जी उसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखना चाहती हैं जो उनके इशारे पर नाचता रहे। लेकिन सच्चाई यह है कि एक बार जिसे मनुष्य होने का एहसास हो जाता है उसे जानवर बनाए रखना संभव नहीं होता। कुत्ते की पूंछ कहानी मध्यवर्ग के स्वार्थ और करुणा एवं उदारता के छद्म को उजागर करती है, साथ ही शोषित पीड़ित मनुष्य की चेतना का विस्तार भी करती है। गंडेरी, महादान, पर्दा, दुख, आदमी और बच्चा यशपाल की अन्य स्मरणीय कहानियां हैं। ये कहानियां यशपाल को एक संवेदनशील, प्रबुद्ध एवं अनुभव संपन्न लेखक के रूप में प्रतिष्ठित करती है। कुत्ते की पूंछ कहानी। श्रीमती जी कई दिन से कह रही थीं, उल्टी बयार फिल्म की बहुत चर्चा है, देख लेते तो अच्छा था। फिल्म देख लेने से ऐतराज न था, परंतु सिनेमा शुरू होने के समय अर्थात 6:30 बजे तक तो दफ्तर के काम से ही छुट्टी नहीं मिल पाती। दूसरे शो में जाने का मतलब होता है बहुत देर से सोना, नींद पूरी न होना, अगले दिन काम ठीक से न कर सकना। लेकिन जब उल्टी बयार को 7वां हफ्ता लग गया तो मान लेना पड़ा कि फिल्म अवश्य ही देखने लायक होगी। रात 12:30 बजे सिनेमा हॉल से निकलने पर टांगे का दर कुछ बढ़ जाता है। आने में कुछ बन बिगड़ नहीं जाता, लेकिन टांगे वाले के सामने अपनी बात रखने के लिए कहा नहीं, पैदल ही चलेंगे। चांदनी रात है, गनीमत से 4 कदम चलने का मौका मिला है। उजली चांदनी में सूनी सड़क पर सामने चलती जाती अपनी बौनी परछाई पर कदम रखते हुए चले जा रहे थे। जिक्र था फिल्म में कहाँ तक स्वाभाविकता थी और कितनी कला थी। स्त्रियों से भी कला के विषय में बात की जा सकती है, खासकर जब परिचय नया हो, परंतु स्वयं अपनी स्त्री से, जिसे आदमी रग रोए से पहचानता हो, बहस या विचार विनिमय में क्या रस। श्रीमती जी को शिकायत है, मैं सब तरह के लोगों से बहस करता हूँ, उनसे कभी विचार विनिमय नहीं करता। मैं उन्हें किसी योग्य नहीं समझता। इस अभियोग का बहुत माकूल उत्तर है। जिस व्यक्ति से विचारों की पूर्ण एकता हो, उससे बहस कैसी। मेरे उत्तर से श्रीमती जी का कुछ दिन तक संतोष रहा कि चतुर समझे जाने वाले पति से विचारों की समता के कारण वे भी चतुर हैं, परंतु दूसरों पर बहस की संगीन चला सकने के लिए पति नाम के रेत के बोरे पर कुछ अभ्यास करना भी तो जरूरी होता है। इसलिए एक दिन खींच कर बोली, बहस न सही, आदमी बात तो करता है, हमसे कभी कोई बात भी नहीं करता। उस समय पति होने का टैक्स चुकाने के लिए अपनी स्त्री के साथ कला का जिक्र कर चांदनी रात का खून हो रहा था। मैं कह रहा था और वे हूँ हूँ कर हामी भर रही थीं। अचानक वे बोल उठी, अरे यह देखो। पति पत्नी से कला की बात करने की अपनी समझदारी पर दांत पीस कर रह गया। सोचा, यह बात हुई राजा कहानी कहे, रानी जूं टिटोले। पत्नी के संकेत से देखा, हलवाई की छो दुकान थी, सौदा उठ चुका था, बिजली का एक बल्ब अभी जल रहा था। लाला दुकान के तख्त पर चिलम उलटकर दीवार से लगे ऊँघ रहे थे। दुकान के साथ सड़क पर कढ़ाई ईंट के सहारे अड़ी हुई टिकी थी। कढ़ाई मांजने के प्रयत्न में एक छोटी उम्र का लड़का कढ़ाई में ही सो गया था। कालिक से भरा जूना उसके हाथ में थमा था और उसकी बाँह फैली हुई थी, दूसरा हाथ कढ़ाई के कड़े को यामे था। कढ़ाई को घिसते घिसते लड़का ऊँघ गया और फैली हुई बाँह पर सिर रख सो गया। एक कुत्ता कढ़ाई के किनारे लगी हुई मलाई को चाट रहा था। मैं परिस्थिति समझने का प्रयत्न कर रहा था। श्रीमती जी ने पिघले हुए स्वर में क्रोध से कहा, देखते हो जुल्म। क्या तो बच्चे की उम्र है और रात के 1 बजे तक यह कढ़ाई, जिसे वह हिला नहीं सकता, उससे मंजाई जा रही है। श्रीमती जी मेरी बाँह में बाँह डाले हुए हाथ पर बोझ दे कढ़ाई पर झुक गईं और लड़के की बाँह को हिला उसे पुचकार कर उठाने लगी। लड़का नींद से चौंक कर झपाटे से कढ़ाई में जूने के रगड़े लगाने लगा, परंतु श्रीमती जी के पुकारने से उसने नींद भरी आंख उठाकर उनकी ओर देखा। श्रीमती जी बोली, हाय, कैसे पत्थरदिल होते हैं जो इस उम्र के बच्चों को इस तरह बेच डालते हैं, और इस राक्षस को देखो, बच्चे को मेहनत पर लगा खुद सो रहा है। श्रीमती जी बच्चे को पुचकार कर साथ चलने के लिए पुकारने लगीं। इस गुल गपाड़े से लाला की आंख खुल गई। नींद से भरी लाल आंखों को झपकाते हुए लाला देखने लगे, पर इससे पहले कि वे कुछ समझे या बोल पाएं, श्रीमती जी लड़के का हाथ थाम ले चलीं। फिल्म और कला की चर्चा श्रीमती की करुणा और क्रोध के प्रवाह में डूब गई। कानूनी पेशा होने के कारण कानून की जद का ख्याल आया।
श्रीमती जी को समझाया, कम उम्र बच्चे को उसके माँ बाप की अनुमति बिना इस प्रकार खींच ले जाने से पुलिस के झंझट में पड़ना होगा। राजा और समाज के कानून से जबरदस्त कानून है स्त्रियों का। पति को बिना किसी हीलो हुज्जत के परनी के सब हुक्म मानने ही पड़ते हैं। श्रीमती जी ने अपना कानून अड़ाकर कहा, इसके माँ बाप आकर ले जाएंगे। हम कोई लड़के को भगाए थोड़े ही लिए जा रहे हैं। बच्चे पर इस तरह जुल्म करने का किसी को क्या हक है? यह भी कोई कानून है? लाला आंखें झपकाते रहे और हम उस लड़के को लिए चले आए। लाला बोले, क्यों नहीं? नहीं सकता। शायद कोई बड़ा सरकारी अफसर समझकर चुप रह गए हों। लड़के से पूछने पर मालूम हुआ कि दरअसल उसके माँ बाप नहीं थे, मर गए थे। उसका कोई दूर का रिश्तेदार उसे लाला के यहाँ छोड़ गया था। दूसरे रोज लाला मकान के अहाते में हाजिर हुए और बोले कि यो तो आप माई बाप है, लेकिन यह मेम साहब की जाती है। लड़के के बाप की तरफ लाला के 60 रुपए आते थे। वह मर गया। लाला उल्टे अपनी गांठ से लड़के को खिला पहनाकर पाल पोस रहे थे। लड़के की उम्र ही क्या है कि कुछ काम करेगा। ऐसे ही दुकान पर चीज धर उठा देता था, सो मेम साहब उसे भी उठा ले आईं। लाला बेचारे पर जुल्म ही जुल्म था। उन्हें उनके 60 रुपये मिल जाते, सूद वे छोड़ देने को तैयार थे या फिर लड़का ही उनके पास रहता। श्रीमती ने बरामदे के फर्श पर जूते की ऊंची एड़ी पटक भान चढ़ा कर कहा, ऑल राइट। इसके बाद शायद वे कहना चाहती थी 60 रुपये ले जाओ। परिस्थिति नाजुक देख बीच में बोलना पड़ा, लाला जो भी हुआ अब चले जाओ, वरना लड़का भगाने और क्रूएल्टी टू चिल्ड्रन बच्चों के निर्दयता के जुर्म में गिरफ्तार हो जाओगे। हाथे के बाहर जाते हुए लाला की पीठ से नजर उठाकर श्रीमती जी ने विजय गर्व से मेरी ओर देखा। उनका अभिप्राय था, देखो तुम खामोखाह डर रहे थे, हमने कैसे सब मामला ठीक कर लिया, तुम कुछ भी समझ नहीं सकते। पूर्ण विराम। लड़के का नाम था हरुआ। श्रीमती जी ने कहा, यह नाम ठीक नहीं, नाम होना चाहिए हरीश। लड़के की कमर पर केवल एक अंगोछा मात्र था, शेष शरीर पर था मैल का आवरण। सिर के बाल गर्दन और कानों पर लटक रहे थे। हरीश के शरीर का मैल साबुन की झाग में घुल घुल कर बह गया। वह सावला सलोना बालक निकल आया। दरबान के साथ सैलून में भेजकर उसके बाल भी छटवा दिए गए। बिशु के कपड़े भी हरीश के काम आ सकते थे, परंतु लड़कों में 4 बरस का अंतर काफी होता है। खैर, हफ्ते भर में हरीश के लिए भी नेवी किट कलर के 3 कमीज और नेकर गए। उसके असुविधा अनुभव करने पर भी उसे जुराब और जूता पहनना पड़ा। श्रीमती जी ने गंभीरता से कहा, उसके शरीर में भी वैसा ही रक्त मांस है जैसा कि और किसी के शरीर में। उनका अभिप्राय था अपने पेट के लड़के बिशु से, परंतु बिशु आखिर पुत्र तो मेरा भी था। श्रीमती जी ने कहा, इस लड़के के भी दिमाग है, यह भी मनुष्य का बच्चा है और इसे मनुष्य बनाना भी हमारा कर्तव्य है। हरीश कोई अच्छा काम कर देता तो प्रसन्नता के साथ वे मुझे सुनाती, लड़के में स्वाभाविक प्रतिभा है, यदि उसे अवसर मिले तो वह क्या नहीं कर सकेगा। हाँ, उस मजदूर का क्या नाम था जो अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया था। मौका मिले तो आदमी उन्नति क्यों नहीं कर सकता। 4 वर्ष के बच्चों में भी स्थिति का गर्व, श्रेणी, विशिष्टता का भाव रहता है। बिशु नीची स्थिति के बालक को अपने समान अधिकार जमाते देख, अपनी माँ को उसके सिर पर हाथ फेरते देख और हरीश को अपनी संपत्ति का प्रयोग करते देख ईर्ष्या से खिन्न हो जाता। वह रोनी सूरत बनाकर होंठ लटका लेता या हरीश को मार बैठता। श्रीमती जी को बिशु के व्यवहार से गरीबी और मनुष्यता का अपमान जान पड़ता। श्रीमती जी गंभीरता से बिशु को अन्याय करने से रोकती। हरीश का साहस बढ़ाकर उसे अपने आप को किसी से कम न समझने का उपदेश देती। हरीश बात बात में सहमता, सकपकाता, पास बैठने के बजाय दूर रहता। उसकी आंखों में बिशु के खिलौनों के लिए लोभ झलकता रहता। श्रीमती जी उसका साहस बढ़ाकर उसे बिशु के साथ समानता के दर्जे पर लाने का प्रयत्न करती। कई दफे उन्होंने शिकायत की कि मेरे स्वर में हरीश के लिए बिशु की तरह अपनापन क्यों नहीं आ पाता। श्रीमती जी की बहस में कानून का हवाला या जिरह उपयोगी नहीं हो सकती थी, इसलिए चुप रह जाता। हरीश के प्रति सहानुभूति और उसे मनुष्य बनाने की इच्छा रखते हुए भी मैं श्रीमती जी को अपनी सद्भावना का विश्वास न दिला सका।
हरीश के प्रति उनकी वत्सलता और प्रेम मेरी पहुंच से कुछ ऊंचा ही रहता। श्रीमती जी को शिकायत थी कि हरीश आकर अधिकार से उनके पास जरूरत की चीज के लिए क्यों नहीं जिद करता। उन्हें ख्याल था कि इस सब का कारण मेरा भय ही था। एक दिन बुद्धिमानी और गहरी सूझ की बात करने के लिए उन्होंने सुनाकर कहा, पुरुष सिद्धांत और तर्क की लंबी लंबी बातें कर सकते हैं, परंतु हृदय को खोलकर फैला देना उनके लिए कठिन होता है। सोचा, श्रीमती जी को सहृदय होने की सफलता के लिए उन्हें अपने हृदय की विशालता है अनुभव करने के लिए मैं सहायता नहीं दे पाता हूँ, यही मेरा कसूर। एक रियासत के मुकदमे में सोहराब जी का जूनियर बनकर केदारपुर जाना पड़ा। उम्र बढ़ जाने पर प्रणय का आकर्षण तो उतना तीव्र नहीं रहता, पर घर की याद जवानी से भी अधिक सताती है। कारण है शरीर का अभ्यास। समय और स्थान पर आवश्यकता की वस्तु का सहज मिल जाना घर से बाहर नहीं हो सकता, न निश्चिंतता की ढील का संतोष। केदारपुर में रुकना पड़ा 4 मास। औसत आमदनी से 2.5 गुना आमदनी के उत्साह ने सब असुविधाओं को परास्त कर दिया। घर से संबंध था केवल श्रीमती जी के पत्र द्वारा, कभी सप्ताह में 1 पत्र और कभी सप्ताह में 2। बिशु को जुकाम हो जाने पर 1 सप्ताह में 4 पत्र भी आए। आरंभ के पत्रों में हरीश के जिक्र का एक पैराग्राफ रहता था और दूसरे पैराग्राफ में भी उसकी थोड़ी बहुत चर्चा। सोचा था, मेरी गैरहाजिरी में मेरी अनुदारता से मुक्ति पाकर लड़का तीव्र गति से मनुष्य बनने का अवसर पा जाएगा। कुछ पत्रों के बाद हरीश की खबरों की सरगर्मी कम हो गई। फिर शिकायतें मिली कि वो पढ़ने लिखने की ओर मन न लगाकर गली में मैले कुवले लड़कों के साथ खेलता रहता है। बाद में खबर आई कि वह कहना नहीं मानता है, स्वभाव का बहुत जिद्दी, बहुत डल्ट सुस्त दिमाग, हर समय कुछ खाता रहना चाहता है। इसी से उसका हाजमा ठीक नहीं रहता है। लौटकर बैठा ही था कि श्रीमती जी ने शिकायत की, सचमुच तुम बड़े अजीब आदमी हो। हम फिक्र में मरते रहे और तुमसे खत तक नहीं लिखा जा सकता था। ऐसी भी क्या बेपरवाही। यहाँ ये मुसीबत की लड़के को खांसी हो गई। 3 बार डॉक्टर को बुलवाना पड़ता था। घर में सिर्फ 2 तो नौकर हैं, वे घर का काम करें या डॉक्टर को बुलाने जाएं। इस लड़के को देखो, हरीश की ओर संकेत करके कहा, जरा डॉक्टर बुलाने भेजा तो सुबह से दोपहर तक गलियों में खेलता फिरा और डॉक्टर का घर इसे नहीं मिला। डॉक्टर हरीश बिशु को गोद में लिए श्रीमती जी से सहमता हुआ मेरे समीप आना चाहता था। उस उम्र में भी आदमी इतना चालाक हो सकता है, या हरीश को बिशु से इतना अधिक स्नेह हो गया था, या वह बिशु को उठाए था कि उसे संभाले रहने पर उसे खाली खेलते रहने के कारण डांटना पड़ेगी। हरीश को देख श्रीमती जी ने कहा, अरे उसे खेलने क्यों नहीं देता? तुझे कई दफे तो कहा कि गुस्लखाने में गीले कपड़े पड़े हैं, उन्हें ऊपर सूखने डाला। हरीश महफिल से यूं निकाले जाने के कारण अपनी कातर आंखों से पीछे की ओर देखता चला गया। कुछ ही देर में वह फिर आ हाजिर हुआ। उसकी ओर देख श्रीमती जी ने कहा, हरीश जाओ देखो। पानी लेकर सस की टट्टियों को भिगो दो। सुनो, यूं ही पानी मत फेंक देना, स्टूल पर खड़े होकर अच्छी तरह भिगो देना। मेरी ओर देख वे बोली, जिस काम के लिए कहून कतरा जाता है। इसे पढ़ाने के लिए स्कूल के एक लड़के को 4 रुपये देने के लिए तय किया था, वह इसे पढ़ाने नहीं आता। मैंने पूछा। श्रीमती बिशु की कमीज का बटन लगाते हुए बोली, खामोखा, यह पढ़ता ही नहीं, पढ़ चुका। यह बस खाने की हाय हाय लगी रहती है, कोई चीज बचाकर रखना मुश्किल हो गया है। हरीश कमरे में तो ना आया, लेकिन दरवाजे से झांक कर भाग गया। वह संदेह भरी नजरों से कुछ ढूंढ रहा था। फल की टोकरी से कुछ लीचियां निकालकर श्रीमती जी ने बिशु के हाथ में दी। उसी समय हरीश की ललचाई हुई आंखें बिशु के हाथों की ओर ताकती हुई दिखाई दी। श्रीमती जी सूझ गईं, हरदम बच्चे के खाने की ओर आंखें उठाए रहता है, जाने कैसा भुक्कड़ है। इन लोगों को कितना ही खिलाओ समझाओ, इनकी भूख बढ़ती जाती है। ले इधर आ। 2 लीचियां उसके हाथ में देकर बोली, जा बाहर खेल। क्या मुसीबत है? उसी शाम को एक और मुसीबत आ गई। जो कपड़े हरीश ने सुबह सूखने डाले थे, वे हवा में उड़ गए थे। श्रीमती जी ने भन्ना कर कहा, तुम ही बताओ, मैं इसका क्या करूं? वही बात हुई, न कि कुत्ते का गू, न लीपने का, न पाथने का, अच्छी बला गले पड़ गई।
समझाने से समझता भी तो नहीं। इसकी सोहबत में बिशु ही क्या सीखेगा। कोई भला आदमी आए, सिर पर आकर सवार हो जाता है। स्कूल भिजवाया तो वहां पढ़ता नहीं, लड़कों से लड़ता है। अपने आगे किसी को कुछ समझता थोड़े ही है। तुमने उसे लाट साहब बना दिया है। कम जात कहीं अपनी आदत से थोड़े ही जाता है। क्या उत्तर देता? बात टाल गया। संध्या समय श्रीमती जी ने बिशु को मेरी गोद में बिठा दिया था। शायद देखना चाहती थी कि बिशु मेरी गोद में कैसे जचता है। हरीश भी दौड़कर आया और मुझसे सटकर खड़ा हो गया। तो उसका यूं बिगड़ जाना श्रीमती जी को न भाया। श्रीमती जी चिढ़ गई, बंदर को मुंह लगाने से नोचेगा ही तो इन लोगों के साथ जितनी भलाई करो उतना ही सिर पर आते हैं। कह नहीं सकता हरीश कितना समझा और कितना नहीं, पर इतना वो जरूर समझा कि बात उसी के बारे में थी और उसके प्रति आदर की नहीं थी। इतना तो पालतू कुत्ता भी समझ जाता है। गले का स्वर ही यह प्रकट कर देता है। हरीश कतरा कर चला गया और मुंडेर पर थोड़ी रख गली में झांकने लगा। सोच रहा था अपनी बात भी कह सकूं, श्रीमती जी को विरोध भी न जान पड़े। कहा, जानवर को आदमी बनाना बहुत कठिन है। उसे पुचकार कर पास बुलाने में अच्छा लगता है, उसके प्रति दया का संतोष होता है, परंतु जब जानवर स्वयं ही पंजे गोद में रख मुंह चाटने का यत्न करे तो खींच आती है। श्रीमती जी चिढ़ गईं, तो हमने क्या कहा? उन्हें बात पूरी न करने देता तो जाने कितना लंबा बयान और जिरा सुननी पड़ती, इसलिए टोकर कर बोला, ओह तुम्हारी बात नहीं, मैं बात कर रहा हूँ इस झगड़े की, सरकार और मजदूरों के झगड़े की। हाँ, क्रोध की लंबी फुफकार छोड़ उन्होंने जानना चाहा, मैं बहाना तो नहीं कर गया, इसलिए उत्तर दिया, यही सरकार मजदूरों की भलाई के लिए कानून पास करती है और जब मजदूरों का हौसला बढ़ जाता है, वे खुद ही अधिकार मांगने लगते हैं, तब सरकार को उनका आंदोलन दबाने की जरूरत महसूस होने लगती है। उद्धरण चिन्ह। श्रीमती जी को विश्वास हो गया कि मैं उनका विरोध नहीं कर रहा था। बोली, तभी तो कहते हैं कुत्ते की पूंछ 12 बरस नली में रखी पर सीधी नहीं हुई। उस रोज वह लाला 60 रुपये की धमकी दे रहा था। बनिया ही ठहरा, कहीं सूद भी गिनने लगे तो जाने रकम कहाँ तक पहुँचे। इस झगड़े में पड़ने से लाभ। श्रीमती जी का मतलब तो समझ गया, परंतु समझकर आगे उत्तर देना ही कठिन था, इसलिए उनकी तरफ विस्मय से देखकर पूछा, क्या मतलब तुम्हारा? कुछ नहीं। श्रीमती जी झुंझला उठीं। उन्हें झल्लाहट थी मेरी कमसमझी पर और कुछ झेप थी जानवर को मनुष्य बना देने के असफल अभियान पर। मैं जानता हूँ, बात दब गई, चली नहीं। कल फिर यह प्रश्न उठेगा, परंतु किया क्या जाए। कुत्ते की पूंछ काट लेने पर फिर से जोर देना संभव नहीं होता। मनुष्यता का चस्का किसी को लग जाने पर उसे जानवर बनाए रखना भी संभव नहीं।